तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया है कि सिंपल क्वेश्चन से हम लोग कैसे करके प्रॉपर्टी का अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी होता कैसे है या अप्लाई कैसे किया जाता है। देखिए इसे हम बोलते हैं R1 R2 और ये कहलाता है R3, ये हमारे पास C1 C2 और ये कहलाता है C3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि जो हम लोग 7 प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस 7 प्रॉपर्टी में से हमारे पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिखना चाहिए और वो प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टी एटलीस्ट एक बार दिखाना पड़ेगा एंड देन तभी एक्सपैंड कर पाएंगे। मतलब कि इधर लिखा हुआ है विदाउट, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब कि विदाउट एक्सपेंशन, मतलब हमें डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना है, यानी एक्सपेंशन का यूज नहीं करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो मतलब कि प्रॉपर्टी के अंदर लेके आना है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दें या कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड करें तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। तो देखिए ध्यान से लिखते कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 2 डैश इज इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी कि हमारे पास हो गया 4 7 5 3 3। देखिए ध्यान से 3 कॉलम 2 को ऐड करना है प्लस 1, 3 प्लस 4 और 2 प्लस 3, 1 4 और 3, ये हो गया हमारे पास। अब हो रहा है क्या, देखिए ध्यान से 4 7 5 3 प्लस 1 ये भी हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 7 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1 4 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कॉलम 1 और कॉलम 2 सिमिलर हो गया। और अभी भी बताया था कि जब भी कोई भी 2 रो और 2 कॉलम सिमिलर हो जाता है, सेम हो जाता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। यानी लिखेंगे यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिकल लिखते ही वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, डायरेक्टली 0। तो 0 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन। अब आप लोग के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो टर्म हुआ वो टर्म हुआ कि ये आप ऐड कैसे करती है। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट में हमें यही करना है कि हमें या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। कॉलम 1 मतलब कि पूरे कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करना है और कॉलम रो वाइज अगर बोला गया तो पूरे रो में नीचे वाले रो को या उसके बाद वाले। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको करने को बोल दिया गया कि R1 डैश is equals to R1 plus R2 plus R3, तो इसका मतलब समझिएगा कि जो हमारे पास R1 रो है उसमें R2 और R3 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो R1 चेंज हो जाएगा, इस चेंजेस को डैश से डिनोट करते हैं, यानी इसे लिखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 2 और फिर लिखेंगे 1 प्लस 4 प्लस 3। बाकी जो एलिमेंट है उसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये 5 2 और 3, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें रो और कॉलम को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा से करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली हमारे एग्जाम्स में रहेंगे। पर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है अल्फाबेटिकल, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन में। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको। ठीक है, और आप लोग कोशिश करेंगे इस चीज को अपने दिमाग में बैठाने का। ठीक है ना, अगर ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में देखना है कि किस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये कॉमन लेने लायक हो रहा है। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे सीट से क्वेश्चन डिटरमिनेंट का, जो कि आप लोग जानते हैं कि आपके सीट में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। इट मीन्स हम लोग मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर बात मेरा वही है कि मैथ से सॉल्व करने से पहले हमें डिटरमिनेंट के बारे में जान लेना है कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी को कैसे करके यूज किया जाता है। तो चलिए एक चीज छोटा सा यहाँ पे चीज लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए A B C X Y Z और P Q R दिया हुआ है। ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट अगर लिखा हुआ है तो
तो इसमें ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं R1, मतलब ये पूरा कंप्लीट R1 है, ये कंप्लीट R2 है और ये कंप्लीट R3 है, जिसे हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, और ये जो हमारे पास ऐसे करके आ रहा है, इट मीन्स ये है C1, C2 और C3, यानी कि ये हमारे पास है कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम का ही यूज करके क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करना जरूरी है, पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो देखिए यहां पे लिखा रहेगा हमारे पास क्वेश्चन में ये लाइन जरूर मेंशन किया हुआ रहेगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, या तो ये लिखा रहेगा या लिखा रहेगा विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक है, विदाउट एक्सपैंडिंग भी लिखा रहेगा। तो मतलब कि हम लोग कैसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखिए बात ध्यान से सुनिएगा कि हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब एक रो को दूसरे रो के साथ और एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो रो कॉलम का यूज करके हम लोग कैसे करके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, इसी सब चीजों के बारे में देखना है। तो देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए रो और कॉलम को हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखें R1 डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए बाबू इसका मतलब यही होता है कि ये जो रो 1 है, रो 2 के एलिमेंट को रो 1 में ऐड कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली चेंज कर रहे हैं हम R2 को, सॉरी R1 को, यानी लिखेंगे a प्लस x, b प्लस y, c प्लस z, और बाकी ये नहीं को लिख दिए हैं ऐड कर दिए, तो उसका मतलब वो दोबारा नहीं लिखेंगे, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक, माइनस करने के लिए भी यही केस है, प्लस करने के लिए भी यही केस है, मल्टीप्लाई अगर एक्स्ट्रा करना है तो पूरे रो या पूरे कॉलम को किसी एक कांस्टेंट से एक बार में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सभी चीजें जो हम लोग को ध्यान देना है क्वेश्चन में, तो इन्हीं सभी चीजों का यूज करके हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इस पार्ट को। अब देखिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, सीट का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है। ठीक है, कैसे करके वैल्यू निकालेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 1 और 1, यहाँ पे भी 1, x प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 1 और x प्लस 1। अब देखिए अगर हम लोग ऐड कर दें R1 डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस प्लस दिस, या कॉलम 1 से कर देते हैं, C1 डैश इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, मतलब कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि अपने पास हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये इसमें भी होगा 1 प्लस x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ भी होगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1। बाकी जो जैसा है उसे एज इट इज उतार दीजिए, 1 माइनस 1 x प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहां से हमारे पास 1 और 1 कट गया, यानी फाइनली यहां पे बचा हमारे पास x प्लस 1, यहां पे भी देखिए 1 और 1 कट गया, यहां पे बचा x प्लस 1, और यहां भी हमारे पास 1 1 कट गया तो बचा x प्लस 1, 1 x प्लस 1 1 माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में आप लोग को ये पढ़ाए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सिमिलर एलिमेंट्स होगा। क्या बोले, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर सिमिलर हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट रो के कंप्लीट कॉलम क्या है, सिमिलर है, यानी कि लिखेंगे यहां पे टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, तो C1 से कॉमन हो रहा है हमारे पास x प्लस 1,
देखिए बाबू एक चीज और आप लोग को बताते हैं, ये आप लोग का बहुत बड़ा गलती होता है, आप लोग ब्रैकेट नहीं लिखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को हम लोग ने नोटिस किया है कि बच्चे ऐसे लिख देते हैं x+1 टांग देते हैं, जो कि टोटली गलत है, इसका पूरा मार्क्स काट देगा वो। 1 1 1 बचा, फिर 1 x+1 और फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी हमारे पास बच रहा है 1 -1 और x+1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिखते जाइए क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो बात ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट है डिटर्मिनेंट का। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद एक्सपैंड तभी करते हैं जब उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एटलीस्ट, ठीक है, एटमोस्ट 2 एलिमेंट जीरो, एटमोस्ट 2 एलिमेंट को जीरो करना होता है। 2 एलिमेंट जीरो करने का मतलब क्या हुआ, या तो यहाँ जीरो हो, या तो यहाँ जीरो, या तो यहाँ जीरो, या तो यहाँ जीरो, दोनों में से किसी एक को जीरो करना जरूरी है। तो अपने लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अपने लोग लिख रहे हैं C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C3। एक बार में तीनों प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, तीनों प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों जीरो हो जाएगा, तब तो फिर हमारे पास जीरो, यानी किसी भी एक डिटर्मिनेंट का एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर जीरो होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, जो कि हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो जा रहा है x+1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये सर्च दैट दीजिएगा यहाँ पे, देखिए दिस माइनस दिस यानी 1 - 1, अगेन दिस माइनस दिस 1 - 1 और 1 एज इट इज। यहाँ दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 - x -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी करेंगे दिस माइनस दिस यानी कि x+1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1, और यहाँ पे 1 - 1, ठीक है ना, क्योंकि पूरा रो वाइज किए हैं, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 - x -1 और x+1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास x+1 ये कट गया, यानी कि बचा 0 -x 0, यहाँ पे 0 हो जा रहा है और यहाँ पे 0 हो जा रहा है, x+2 और ये भी कट गया -x, और यहाँ भी हमारे पास हो रहा है 1 - 1 x+1 इज इक्वल टू 0। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम अगर जीरो हो गया है, 2 रो बोल रहे हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 एलिमेंट अगर जीरो हो गया है तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपैंड करेंगे या तो रो 1 से कर सकते हैं या कॉलम 1 से भी कर सकते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये पहला क्वेश्चन है सीट से तो बोर्ड के, इसमें हम आपको हर एक स्टेप को दिखा दे रहे हैं, तो आप लोग स्टेप नोटिस कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, क्योंकि आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एक्सपैंडिंग फ्रॉम R1 से एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि वो R1 से अगर एक्सपैंड करेंगे तो R1 के साइन को भी फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद होगा आप लोगों को डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन बताया था कि जिस रो या जिस कॉलम से हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं उसी रो और उसी कॉलम के साइन को फॉलो करते हैं और एलिमेंट्स को भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ लिखे R1 से, यानी इससे एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी देखिए x+1 तो रहेगा ही ऐसे, इनटू 0 लेंगे तो एक बात बताइए, 0 इनटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पहला वाला तो 0 आएगा, ठीक है। दूसरा भी माइनस होता है, 0 इनटू एनीथिंग यहाँ भी 0 आ जाएगा, तीसरा +1। ये देखिए बार बार आप लोगों को लिखना नहीं होगा, देखिए आप लोग खुद देख लीजिए, इसको एक बार हम दिखा देते हैं। 0 तो इसके रो और कॉलम को ढक लेंगे तो दिस एंड दिस आएगा। अगर इसमें रखते हैं सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली तो 0 से मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटम वो क्या होगा 0 ही आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ भी सेम केस है, तो डायरेक्टली खाली इस वाले से एक्सपैंड करो, यानी कि इस वाले से एक्सपैंड करेंगे तो इसके रो कॉलम को ढक देना है, यानी दिखाई दे रहा है हमारे पास 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव 1 है, तो देखिए तो यानी आ रहा है -x+2 0 और -x इज इक्वल टू 0 है ही हमारे पास। अब देखिए x+1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो हो जा रहा है x into x² और 0 into एनीथिंग 0, यानी यही आएगा इक्वल टू 0, यानी x का यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो x का वैल्यू 0 आ रहा है
और दूसरा x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास x + 1 = 0, यानी कि x = -1। तो ये हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि था इस तरह से। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये रो कॉलम का ही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ के रखना है। अगर आपका रो कॉलम का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसके, पॉज करके वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब हम लोग प्रूविंग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो साइन कन्वेंशन अब आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और रो कॉलम को भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रूविंग क्वेश्चन आसान इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हमें पता चल जाएगा क्या प्रूव करना है। देखिए आप लोग के सीट का ही क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। 1 + a² - b² 2ab - 2b। यहां पे भी हो जा रहा हमारे पास 2ab 1 - a² + b² 2b, ठीक है। ओ सॉरी 2a, ठीक है। और फिर लास्ट वाला है हमारे पास 2b - 2a 1 - a² - b² इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें 1 + a² + b² का होल क्यूब, ये प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आपको क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग को मूव क्या करना है कि हमारे पास 1 + a² + b² प्रूव करना है, जबकि हमारे पास देख रहा है सिर्फ और सिर्फ डायगोनली स्क्वायर है, बाकी और कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमारे पास स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि एक्स्ट्रा का सहारा लेने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा टर्म से हमें अंदर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाबू आप लोगों को पता है कि अगर हम मान लीजिए कि 2 कहीं पे एक्स्ट्रा लेते हैं तो 1/2 भी करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, यानी जितना एक्स्ट्रा लेंगे उसको रिमूव भी करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग r1/a r2/b एंड r3/ab, ठीक है। यानी कि 1/a 1/b और 1/ab एक्स्ट्रा लिए, पहले वाले रो को मल्टीप्लाई किए हैं a से, ठीक है ना। तो यानी कि a ब्रैकेट में 1 + a² - b² 2a²b और -2ab। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किए b से तो 2ab², b ब्रैकेट में 1 - a² + b² और फिर 2ab। और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई किए ab से तो हो जाएगा 2ab² - 2a²b और ab ब्रैकेट में 1 - a² - b², ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर आपको समझ में कैसे आया कि इसी से मल्टीप्लाई करने से ये होगा। देखिए बाबू इसका एडवांटेज ये हो रहा है ना कि अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से कॉमन भी दे रहा है। देखिए a तो खाली बस स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है। यहाँ से देखिए b और b, फिर भी यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला टर्म ही बच रहा है। ab और ab तो सिर्फ नॉर्मल टर्म बच रहा है। तो ये एडवांटेज है कि हमारे पास जो प्रूफ करना रहता है उसी के हिसाब से मूव करते हैं। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई किए लिखिए टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 कॉलम, ठीक है। तो देखिए 1/a² b² हुआ है हमारे पास नीचे में, पहले वाले में से कॉमन आ रहा है a, दूसरे वाले में से कॉमन आ रहा है b और तीसरे वाले में से कॉमन आ रहा है ab, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 + a² - b², यहाँ बचा 2a² और यहाँ बचा -2। यहाँ बचा हमारे पास 2b², 1 - a² + b² और यहाँ पे बच रहा है 2, और यहाँ बच रहा हमारे पास 2b², फिर यहाँ पे भी 2a² माइनस में
और यहाँ बच रहा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें लेके आना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लेके आना है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि अगर यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर आ, इसको ऐड कर दे इसमें, तो हमारे पास प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप लोग इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, पहले वाले में। अगर आप पहले वाले को इस तरह के फॉर्मेट में ला पाए तो बाकी अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास बचा, देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, r1 डैश इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 एंड r2 डैश, अब साथ ही साथ एक जीरो भी कर लेते हैं इसी में, r2 डैश इक्वल्स टू r2 माइनस r3। तो देखिए r2 डैश इज इक्वल्स टू r2 माइनस r3, एक जीरो भी हो रहा है तो जीरो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए क्या लिखे, सबसे पहले r1 डैश इक्वल्स टू r1 प्लस r2, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो अब ये इसमें भी होगा 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस प्लस दिस करेंगे माइनस 2 प्लस 2, दिस माइनस दिस कर रहे हैं यानी 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ भी होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर, और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी 2 माइनस, अब देखिए माइनस, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आया हमारे पास 2b स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है चीज? अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ घटा उठा के लिखना। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर को निकालेंगे तो अपने पास बचेगा, अपने पास यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो गया 0। ऐसे ऐसे नीचे में भी हो गया 0, देखिए 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग देखिए 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को निकालेंगे तो बचेगा अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया हमारे पास 2 में से 1 को निकाल देंगे तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे में जैसा है 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज बेनिथियम इज इक्वल्स टू। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू लिखने से पहले कॉमन लिख लेंगे, पहले वाले रो से कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड वाले रो से भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि बाबू हम लोग जानते हैं कि जीरो में से हम लोग कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, जीरो में से कुछ भी कॉमन निकाला जा सकता है। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, स्टेटमेंट अगर नहीं लिखते तो मार्क्स उम्मीद मत लगाइएगा डिटरमिनेंट से, r1 एंड r2, यानी कि देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार यहां से आया और एक बार अगर यहां से आएगा सिमिलरली तो 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर दिखा दिए। अब यहां हो गया अपने पास 1 1 0, यहां हो गया 0 1 और 1, और यहां 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक और 0 करना है तो काम करते हैं, लिखते हैं डायरेक्टली c2 डैश इज इक्वल्स टू c2 माइनस c1, तो यानी बाबू आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 0 2b स्क्वायर। देखिए दिस माइनस दिस बोले हैं, 1 माइनस 1, दिस माइनस दिस करें तो 1 माइनस 0, और दिस माइनस दिस करें तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और फिर लास्ट में 0 1 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खत्म हो गई कहानी। लीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, देखिए 1 0 0 0 1 1 2b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, खत्म।
एक्सपैंड कर देते हैं इस वाले से, तो जिससे एक्सपैंड करेंगे उसके रो कॉलम को नहीं लेते हैं, यानी कि दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस होगा। डायरेक्टली लिख रहा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से बबलू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे तो 1 इनटू दिस यानी 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दिस इनटू दिस, अब बीच में होता है हमेशा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली आया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, देखिए 1 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में a स्क्वायर, और b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में b स्क्वायर। इट मींस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, हेंस रूट। तो देखिए कितना आसान और कितना सिंपल था, क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, जिसको यूज करके हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं 5, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे पॉज करके वीडियो को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोल के हम इसको बता दिया आप लोगों का कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आने लायक क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, और जितना भी क्वेश्चंस है आप लोगों के पास उसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसे भी आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे तो ही डाउट निकलेगा आपका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी यही है, मतलब कि सीट का 5 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है a प्लस b प्लस 2c, ठीक है। यहां दिया हुआ a और यहां दिया हुआ b, फिर दिया हुआ है c, b प्लस c प्लस 2a, और फिर यहां पे दिया हुआ b, ठीक है। और फिर उसके बाद से दिया हुआ है c a प्लस b प्लस 2c, सॉरी a प्लस c प्लस या c प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए बाबू, प्रूविंग देखिए कितना इजी रोल प्ले करता है हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, कुछ देर के लिए पावर को मत देखिए। 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c हमको ले आना है। अब आप लोग देखिए 2c है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें तो 2a भी हो जाएगा, और इसको भी ऐड कर दें इसमें तो 2 भी हो जाएगा, यानी डायरेक्टली लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से c1 डैश इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए a प्लस a 2a, b प्लस b, या फिर लिख के दिखा दें क्या? चलिए लिख के दिखा देते हैं। a प्लस b प्लस 2c प्लस a और प्लस b, एज सुन एज इसको भी ऐड कर दीजिए, a प्लस b प्लस 2c प्लस a प्लस b, इसको भी ऐड कर देंगे c प्लस b प्लस c प्लस 2a प्लस b, और इसको भी ऐड कर देंगे इसमें c प्लस a प्लस c प्लस a प्लस 2b। बाकी जो टर्म जैसा है उसे ऐसे रहने दीजिए, a b प्लस c प्लस 2a और a b b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। अब देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो अगर 2 यहाँ पे कॉमन रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। यहाँ भी 2 कॉमन रखते हैं तो a प्लस b प्लस c हो जा रहा है, और यहाँ भी 2 कॉमन रखते हैं तो a प्लस b प्लस c हो गया। a b प्लस c प्लस 2a और a b b c प्लस a प्लस 2b हो गया ये। अब हम लोग जानते हैं कि कॉलम 1 से कॉमन आता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, यानी कि कॉमन आएगा तो बचेगा हमारे पास 2 ऑफ a प्लस b प्लस c 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट में कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एटलीस्ट 2 एलिमेंट को जीरो, एटमोस्ट 2 एलिमेंट को जीरो करना है। तो देखिए अगर दिस माइनस दिस करते तो 1 0 और दिस माइनस दिस करते तो 1 0। हमको पहले वाले पे ध्यान देना, हम पहले भी बोले हैं और अभी भी वही बात बोल रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है, तो वो यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, बाकी और कहीं पे कंसंट्रेट नहीं करना है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे
r1 dash is equals to r1 minus r2 and r2 dash is equals to r2 minus r3। ठीक है, तो ये हम लोग कर दिए हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए और समझ जाइएगा। देखिए 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c कॉमन है ही हमारे पास, दिस माइनस दिस यानी कि 1 माइनस 1। अब देखिए एज से मैच ये भी माइनस होगा, a माइनस दिस यानी कि a को पॉजिटिव लिख के बाकी सबको नेगेटिव लिख दीजिए, माइनस c माइनस 2a और दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, b माइनस d। ठीक है, फिर वही काम, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 1, दिस माइनस दिस यानी कि b प्लस c प्लस 2a माइनस a और फिर दिस माइनस दिस, मतलब b को पॉजिटिव लिख के बाकी सबको नेगेटिव लिख दीजिए, b माइनस c माइनस a माइनस 2b। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। बाकी जो टर्म है जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, 1a हो जा रहा है यहाँ पे c प्लस a प्लस 2b। ठीक है ना, बस देखिए बाकी हमारे पास 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, देखिए 0 0 1 यहाँ हो जा रहा है हमारे पास। a में से 2a में से a निकाल दें तो माइनस में a बचेगा और माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि तीनों ही माइनस में हो रहा है और वहां भी हमारे पास हो जा रहा है 0। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी देखिए b c और 2a में से a निकाल देंगे तो प्लस में a बचेगा यानी a प्लस b प्लस c आ गया। यहाँ भी अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले 2b में से b निकाल के तो आएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c और a c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, बस देखिए इसमें से भी कॉमन जा रहा है और इसमें से भी कॉमन जा रहा है तो लिखेंगे taking common from r1 and r2। ठीक है ना, यानी कि अगर एक बार और कॉमन लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और एक और बार कॉमन लेके आएंगे तो हो जाएगा होल क्यूब, यानी बचा 0 0 1 माइनस 1 1 a और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 c प्लस a प्लस 2b। हो गया, इस वाले से एक्सपैंड करेंगे तो इसके रो कॉलम को हाइड कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसके रो कॉलम को हाइड करेंगे तो दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस यानी माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इनटू 1 और वो हो जाएगा 0। ठीक है ना, यानी कि फाइनली 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, हेंस प्रूफ। तो ये था हमारे पास डिटरमिनेंट का कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आगे और क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो आप लोग इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि कितने मतलब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का सीट का, इफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 शो दैट, ये दिया हुआ हमारे पास, बोला इसको 0 प्रूफ करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है x y z, नीचे में x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे y z मतलब y प्लस z, z प्लस x और x प्लस y। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमको इसके हिसाब से सोचना है। देखिए इसके हिसाब से सोचने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस y प्लस z लेके आना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस वाले में हमारे पास x नहीं है, इस वाले में हमारे पास y नहीं है और इस वाले में हमारे पास z नहीं है। ऊपर वाले रो में वही सेम चीज है, तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पे r3 डैश इज इक्वल्स टू r3 प्लस r1। देखिए बात मेरा यही समझाना है आप लोगों को कि हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर सिमिलर आ रहा है एक रो या एक कॉलम में तो ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब कि हर क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो करना है, रो और कॉलम को ऐड करके उसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x y और z, यहाँ हो गया हमारे पास, थोड़ा स्पेस दे देते हैं क्योंकि वो भी बढ़ेगा, y और z
यहाँ हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ हो गया अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी अपने पास हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे अपने पास हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, लिखिए टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3 रो। ठीक है ना, यानी कि देखिए बाबू एक चीज आप लोगों को गलती बताते हैं, आप लोगों का आप लोग गलती करते हैं, ब्रैकेट अगर नहीं देते हैं, अगर आप लोग डायरेक्टली मान लीजिए ऐसे कॉमन ले लिए x प्लस वाई प्लस जेड और डिटर्मिनेंट डाल के लिख दिया ऐसे करके, सॉरी x y z, यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पे 1 1 1, तो आपका CU के अकॉर्डिंगली क्या होगा, मार्क्स कट जाएगा। पूरा मार्क्स क्या होगा, पूरा ही कट जाएगा, इसको ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है। अब देखिए इतना बराबर तो 0 दिया हुआ है और 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है हमारे पास 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे। कभी कभी ना क्या होता है ना, इसी क्वेश्चन को प्रूविंग करने को दे देता है ऐसे करके x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस x। ठीक है, ऐसे प्रूविंग करने के लिए दे देता है ये इसी क्वेश्चन को। तो कैसे करके हम लोग प्रूविंग करते देखिए, प्रूविंग में दिखा देते हैं, फिर लास्ट में आपको 0 वाला दिखा देंगे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 को 0 करना है तो C1 को C2 के साथ और C2 को C3 के साथ माइनस करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे C1 डैश इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C3। यानी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, इधर हो जाएगा अपने पास x, देखिए माइनस वाई हो जा रहा है, यहाँ y माइनस जेड हो जा रहा है और z हो जा रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ 1 माइनस 1। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड और z। ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी लोग को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x माइनस वाई x प्लस वाई, एज से माइनस y प्लस जेड y माइनस जेड और फिर उसके बाद से z स्क्वायर एज इट इज 0 0 1। देखिए इस वाले कॉलम से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई और इस वाले से कॉमन आ रहा है y माइनस z, तो लिख दीजिएगा आपको स्टेटमेंट कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 x प्लस वाई प्लस z, कॉमन लिए तो हो गया x माइनस वाई और यहाँ हो गया y माइनस z। ठीक है, बचा हमारे पास देखिए 1 1 z, यहाँ बचा हमारे पास x प्लस वाई, यहाँ बचा y प्लस z और z स्क्वायर, और यहाँ बचा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये भी तो 1 ही बचा है ना, वो सॉरी z ही है, ठीक है ना, और यहाँ बचा 0 0 1। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोजीशन से एक्सपैंड करेंगे तो इसके रो और कॉलम को ढक लेंगे और ये वाला पोजीशन हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारे पास ये दोनों आएगा। देखिए डायगोनली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखिए, जब जानते हैं क्वेश्चन को समझ जाइए तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को समझाने के लिए स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 इनटू दिस यानी y प्लस z और दिस इनटू दिस यानी माइनस में हो जाएगा x माइनस y। तो देखिए y और y कट गया, यानी x प्लस वाई प्लस z, यहाँ हो गया x माइनस वाई y माइनस z और z माइनस x। देखिए ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो 0 इनटू एनीथिंग 0 ही होता है, यानी x माइनस वाई y माइनस z माइनस x, यानी कि 0, हेंस। तो ये हो गया हमारे पास एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, तो एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसी को डिस्कस करके छोड़ देंगे इस पार्ट को इतने पे ही। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको। तो आइए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है जिसका काफी उम्मीद लग रहा है मेरे को कि इस तरह का क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आप लोग का आएगा, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए
अभी भी कुछ देर पहले हम लोग इसी तरह का एक क्वेश्चन किए थे कि जिसमें बाकी टर्म में स्क्वायरिंग फॉर्म नहीं था, तो वहां बताया था कि हमें एक्स्ट्रा का यूज करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर वही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई R1 बाई ए, R2 बाई बी एंड R3 बाई सी। ठीक है, यानी जितना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं उतना रिमूव करना पड़ता है, a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए पहले वाले को a से मल्टीप्लाई किए तो a ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो गया a स्क्वायर b और यहाँ हो गया a स्क्वायर c। दूसरे वाले को b से मल्टीप्लाई किए तो हो गया ab स्क्वायर b ऑफ b स्क्वायर प्लस 1। आप लोग कॉलम वाइज भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में, b स्क्वायर c। और तीसरे वाले में हो गया ac स्क्वायर bc स्क्वायर c स्क्वायर c ऑफ c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई के रो वाइज कॉमन ले लीजिए, कॉलम वाइज ध्यान दीजिएगा, कॉमन आ रहा है लिख लीजिए यहाँ पे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 कॉलम। ठीक है, यानी कि 1 बाई ए बी सी कॉमन आ रहा, पहले वाले में से a, दूसरे वाले में से b और तीसरे वाले में से c। बचा है a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ये और ये तो कट गया, बस लेके क्या आना है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर दिस प्लस दिस प्लस दिस करते तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी लिखेंगे r1 डैश इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए 1 प्लस आ जाएगा, लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो वही होगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इन दोनों को तीनों को भी जोड़ेंगे तो वही होगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ भी c स्क्वायर प्लस 1। बस कॉमन निकाल दीजिए इसको फटाफट। कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमन हो गया। बचा हमारे पास 1 1 1 b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। दो को जीरो करना है, लिखेंगे r1 c1 डैश इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 एंड c2 डैश इज इक्वल्स टू c2 माइनस c3। देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 1, दिस माइनस दिस करेंगे तो बचेगा अपने पास माइनस 1, दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस 1 और b स्क्वायर, दिस माइनस दिस के 0, दिस माइनस दिस के तो माइनस 1 और फिर यहाँ पे c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बस एक्सपैंड कर दीजिए इस वाले से, हो जा रहा हमारे पास दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, यानी कि फाइनली प्रूव हुआ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रो और कॉलम को ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है जिसके थ्रू क्वेश्चंस आसानी से एक फॉर्मेट में आ जाए और उस फॉर्मेट के थ्रू क्वेश्चंस क्या हो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव हो जाए। तो फाइनली पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास फंक्शन, जो कि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और काफी इजी चैप्टर है। तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के ऊपर। तो आई होप आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग प्लीज हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, आराम से बता सकते हैं हम लोग कि किस तरह से कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ या किस तरह से कहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।